नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में। सबसे पहले बात होगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जहां पर उनके उस बयान की बात करेंगे जिससे घमासान मच गया है। और उन्होंने कहा कि मरना कबूल है मगर बीजेपी का साथ नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड में कर्मचारियों की हड़ताल की। फिर बात होगी रामचरितमानस की, जिसको लेकर रार लगातार बरकरार है। बात लखनऊ की होगी, जहां पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद निगाह डालेंगे उत्तराखंड में हुई बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की। फिर खबर होगी समाजवादी पार्टी में अगड़ों की अनदेखी और पिछड़ों, दलित और मुस्लिमों को तवज्जो देने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भविष्य में वो कभी बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि मर जाना कबूल है मगर बीजेपी का साथ जाना कबूल नहीं है। उनके इस बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी ली है और कहा है कि यह दूसरा मौका है जब उन्होंने ये बात कही, लेकिन बीजेपी उन्हें ऐसा कहने के लिए तीसरा मौका नहीं देगी। तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो। और बाकी सब उसके लिए वो सब जगह जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो और कैसे एक एक जगह जाकर के लोगों को समझाए ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, जब एकदम बचा रहे थे सबको बताए। और उसका उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन की हत्या का है, तो ये कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है कि लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है, यह बयान नीतीश कुमार ने दिया है दूसरी बार। और बीजेपी कह रही है कि दूसरी बार बयान दे चुके हैं, लेकिन तीसरी बार बीजेपी उनको मौका नहीं देगी। एक बार फिर आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कहा उन्हें, सुनिए। तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो। और बाकी सब उसके लिए वो सब जगह जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो और कैसे एक एक जगह जाकर के लोगों को समझाए ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, जब एकदम बचा रहे थे सबको बताए। और उसका उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन की हत्या का है, तो ये कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है कि लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। बापू को तो जब वो अलगो बन गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं एक बार फिर से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं
कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 तो बीजेपी के साथ जना कबूल नहीं है, ये बात नीतीश कुमार ने कही है और इसको लेकर बीजेपी ने भी हमला बोला है। और बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार शायद भूल गए हैं कि उन्हीं के साथ उनकी सरकार अब तक चल रही थी बिहार में। बीजेपी कह रही कि नीतीश कुमार भूल गए कि उन्हीं के साथ उनकी बिहार में सरकार चल रही थी और इसको लेकर अब बीजेपी ने साफ तौर से कह दिया कि अब 2 बार ऐसे बयान दे चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब तीसरी बार बीजेपी उन्हें मौका नहीं देगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे साथ तेजस्वी हैं, इन्हें दूर करने के लिए फिर से बीजेपी फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही। जो बीजेपी के नेता हैं वो एक बीजेपी नई बीजेपी बना चुके हैं। पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। तो ये बात नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सीएम ने कहा कि मेरे साथ सरकार में रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी को बीजेपी ने फंसाने का काम किया। झारखंड में अनुबंध पर कार्य कर रहे चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल और आमरण अनशन लगातार जारी है। रांची के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में इसका आंदोलन तेज होता जा रहा है। रांची के राजभवन के सामने अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। अब तक 10 आंदोलनकारी बीमार पड़ चुके हैं। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ राजनीतिक दल से जुड़े नेता भी आंदोलनकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी न किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिए जाने के कारण आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। तो अनशन करने के लिए बैठे आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई है। 10 दिन से ये आंदोलनकारी अनशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। दस आंदोलनकारी बीमार हुए हैं। ये खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। चिकित्सा कर्मियों की यह राज्यव्यापी हड़ताल है जो पिछले 10 दिनों से जारी है और 10 आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। झारखंड के अनुबंध पर कार्य कर रहे चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल और आमरण अनशन लगातार जारी है। विभिन्न जिलों से इकट्ठा हुए हैं रांची में ही और हड़ताल कर रहे हैं। राकेश का रुख कर लेते। राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए रांची से। राकेश, क्या खबर पूरी? 10 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे और अचानक तबीयत बिगड़ गई। देखिए शिवम, बड़ी खबर कही जा सकती है कि कई अनशनकारियों की तबीयत अब खराब होने लगी है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि एक जो उनकी जो कमेटी है, उनके जो महासचिव है, उनकी हालत खराब होती जा रही थी और अभी जो जानकारी मिल पाई है उसमें उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। और अहम बात यही कही जा रही है कि जो एनएचएम और बाकी लोग हैं जो अनुबंध पे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी जो मांगे थी काफी वर्षों से चली आ रही हैं, लंबे समय से। कई लोगों ने पहले भी आंदोलन किया था, नेपाल हाउस का और सचिवालय का, मुख्यमंत्री आवास का और बाकी जगहों का घेराव भी किया गया था। इसके बावजूद जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तब जाकर अब उन्होंने आंदोलन का रुख तेज किया है और आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। तो सबसे अहम बात यही है कि अभी फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और लगभग 10 से 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई है, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। जी, दरअसल इनकी मांगे क्या हैं और सरकार का क्या ख्याल है मांगों को पूरा करने को लेकर? सरकार का कुछ रुख है और किस तरह की मांगे कर रहे हैं हड़ताल कर्मी? देखिए, इनकी जो मुख्य मांग है, सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इनको समायोजित करना था अनुबंध पे, चूंकि ये लंबे समय से काम कर रहे थे और जब यहाँ पे चुनाव हो रहे थे पिछली बार, तब सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए थे, यानी कि जेएमएम की तरफ से, कि अनुबंध करने वाले तमाम लोग अनुबंध पे जो है उनको नियमित किया जाएगा। उनका कहीं न कहीं वेतनमान में भी पुनर्निर्धारित करने की बात कही गई थी। तो उनकी तरफ से जब मांगों को रखा गया फिर से एक बार, तो उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने
काम किया, इसके बाद से उन्होंने डिमांड की कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अब जाकर फिर से एक बार उनका आंदोलन लंबे समय से चलते चलते अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि सभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है जिसको लेकर कहा जा सके कि वे अपना अनशन तोड़ेंगे। जी, तो हड़ताल अभी भी जारी है क्या? जिन 10 हड़ताल कर्मियों की तबीयत बिगड़ी है उसके बावजूद भी लोग टिके हुए हैं वहां पर हड़ताल पर, और क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि, कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे मिलने गया, उनकी मांगों को सुनने गया? राकेश, देखिए, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे तो कोई अभी तक पहुंचा नहीं है, उनकी बात अभी किसी से नहीं हो पाई है। जमशेदपुर में 2-3 दिन पहले वन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे जरूर कुछ लोगों की बातचीत हुई थी, लेकिन आज की बात की जाए तो किसी के तरफ से कोई पहल नहीं की गई। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जेएमएम की तरफ से एक जो उनके विधायक है लोबिन हेम्ब्रम कल देर रात पहुंचे थे। इसके पहले इरफान अंसारी कांग्रेस की तरफ से पहुंचे थे और इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी जाकर उन लोगों से मुलाकात कर बातचीत की थी। लेकिन फिलहाल कहा जाए कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर जो फैसला लिया जाना है उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ उनसे मिलने जाने के क्रम में लोग उनको आश्वासन देने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उनको इस बात का आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है या क्या कुछ फैसला हो सकता है जिससे आंदोलन भी अपना समाप्त करें। जी नहीं, सरकार को चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। इस तरह के जब प्रदेशों में आंदोलन या हड़तालें होती हैं तो सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। सरकार आखिरकार गंभीर क्यों नहीं है? क्या जायज मांगे नहीं कर रहे हैं आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी जो लोग बैठे हैं? देखिए, यही तो बड़ा सवाल है। खास करके सबसे बड़ी बात यही देखने को मिल रही है कि कई अनुबंधकारी को पहले भी कहा गया था कि उनको नियमित किया जाएगा, उनको स्थायीकरण करने की दिशा में कोशिश की जाएगी और जो लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उनको हो सकता है कि दूसरे तरह के अच्छे वेतनमान में उनको आगे की काम करने की छूट दी जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई ठोस पहल नहीं की गई और बातचीत का दौर अभी शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण आंदोलन तेज होता चला गया। और ये पहला फेज नहीं है आंदोलन का। मुझे लगता है कि 10 से 12 बार आंदोलन पहले हो चुके हैं और इस सरकार की बात की जाए तो इस सरकार में भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही थी, कोरोना काल में इन लोगों ने बड़ा काम किया था और जिस तरीके से काम किए थे उसके बाद से जो स्थितियां थी उस समय संभली जरूर थी। अब उनकी मांग को लेकर सरकार की तरफ से कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण इनका आंदोलन तेज है। जी, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ में स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में दर्ज की गई है। प्रतियां फाड़ने वाले स्वयं प्रसाद के समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज में स्वयं प्रसाद समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। प्रियम पाठक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या है पूरी खबर है? बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर इन दिनों एक विवाद छिड़ा हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर बयान दिया उसके बाद से लगातार वो गिरते हुए नजर आए और अब इस समय कहीं ना कहीं 2 तबके ऐसे नजर आ रहे हैं। एक तबका वो है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में है और दूसरा जो उनके विरोध में है। तो समर्थन में ही कुछ लोगों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया, उनके समर्थन में कल कुछ लोगों ने जो रामचरितमानस है उसकी पंक्तियों को जलाया था लखनऊ में और उसी के विरोध में ये एफआईआर जो है पीजीआई थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ कुल ये जो है ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है, जिसमें से 10 नामजद हैं और एक अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने, इसके अलावा हिंसा फैलाने जैसी धाराएं जो हैं वो इसमें शामिल करी गई हैं। 120 में जो है वो शामिल करी गई है। इन सभी धाराओं में जो ये मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और मुकदमे में उन लोगों के साथ साथ जिन लोगों ने कल इन रामचरितमानस की पंक्तियों को जलाया था उनके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो भी इस एफआईआर में जो है वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आने वाले समय में दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती हैं और लगातार इस बात को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था और कि इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो एक एक्शन ले सकती है। अखिलेश यादव नाराज हैं, लेकिन इसके जो कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची आई उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने भी जो है वो कहीं ना कहीं मौन रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को जो है अपना समर्थन दिया है। भगवान राम की आस्था को, जो करोड़ों लोगों की आस्था है भगवान श्री राम के अंदर, अवध क्षेत्र का एक बड़ा पौराणिक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करी है उसको कहीं ना कहीं अखिलेश
यादव ने भी अपना समर्थन जो है वो दे दिया है और इसी के चलते कल कुछ लोगों ने जो है लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में जो है वो आगजनी करी थी और उसमें इस जो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां हैं उनको जलाया था। तो उसी के विरोध में ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। लेकिन ये पुलिस ने कैसे फाइंड आउट किया कि ये जो लोग हैं जो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कैसे पता चला है? देखिए, ओबीसी मोर्चा जो है उसके ये सभी सदस्य थे और उसमें उन्होंने साफ तौर पे जो अपना समर्थन है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में दिया था। वीडियो जो सामने आया उसमें साफ तौर पर वो उनको अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। उनके बयान जो थे उस तरीके से नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुद्दा उठाया है और जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं ये विशेष समुदाय के लोगों को आहत पहुंचाती हैं और उसमें सभी को समानता का अधिकार नहीं देती हैं, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग तर्क हैं इस मुद्दे को लेकर अभी, लेकिन इस तरीके से जो धार्मिक ग्रंथ है जिसके साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उनकी पंक्तियों को जलाना, तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से भी जो है एक सख्त कार्रवाई करी गई है और कई गंभीर धाराओं में जो ये एफआईआर है वो दर्ज करी गई है। इस तरीके से अलग अलग अभी अगर आप देखें तो बयानबाजी भी इसको लेकर लगातार जारी है। बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। उसका कहना है कि भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है और भगवान राम की जो आस्था है उसको समाजवादी पार्टी और उसके जो नेता हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी हुई समाजवादी पार्टी की और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तो उसको लेकर भी साफ तौर पर बीजेपी ने हमला किया। बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आरोपी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का पूरा मामला है और इसमें आरोपी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। सजाए फांसी। बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मुख्य मामला और इस मामले में एनआईए कोर्ट है उसने आरोपी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त इंडिया वॉइस पर। आरोपी मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान, एनआईए कोर्ट ने यह पूरा फैसला सुनाया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मुख्य आरोपी मुर्तजा को फांसी की सजा। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को फांसी की सजा 10 महीने पहले वारदात हुई थी। लखनऊ में एनआईए एटीएस की कोर्ट ने आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। वो गोरखनाथ मंदिर हमले का दोषी है। उसने 4 अप्रैल 2022 को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका से हमला किया था। बांका से हमला किया गया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई। अप्रैल 2022 में मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने गोरखपुर के गोरखनाथ थाने में दर्ज कराई थी। लखनऊ में एनआईए एटीएस की अदालत के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की थी और आज आतंकी मुर्तजा को 10 महीने बाद फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया है। पीएसी के जवानों पर आतंकी मुर्तजा ने बांके से हमला किया था। 4 अप्रैल 2022 की घटना है। और इसके साथ ही बांका लहराते हुए आतंकी मुर्तजा ने नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नारा बुलंद किया और पीएसी की पोस्ट की ओर दौड़ा। इससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। इसके बांका नीचे गिर गया। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया था। चंदन वर्मा जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से, हमारे सहयोगी चंदन। एनआईए एटीएस कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया आतंकी मुर्तजा को लेकर। अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये जो है अप्रैल 2022 में मामला गोरखनाथ मंदिर में देखने को मिला था। ये जो मुर्तजा था इसने जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर जो उनके पर इसने हमला किया था। उसके बाद आज जो कोर्ट का फैसला आया, ये बड़ा फैसला, उसको फांसी की सजा सुना दी गई है जी। इसके साथ साथ क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखी गई सरकार की ओर से और आतंकी मुर्तजा की ओर से भी कोई वकील पेश किया गया था क्या कोर्ट में? किस तरह की दलीलें थी? क्योंकि आज एटीएस कोर्ट ने एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाने की तारीख तय की थी।
देखिए शिवम, जिस तरह से ये जो मामला था ये काफी जो है बड़ा मामला था उसके, और जो अगर कोर्ट की अगर बात कर लिया जाए तो दोनों तरफ के जो अधिवक्ता थे, सरकार का जो अधिवक्ता था और जो मुर्तजा की तरफ का अधिवक्ता था, दोनों की दलीलें सुनी गई। उसके बाद जो एक जज ने जो ये फैसला सुना है, ये बड़ा फैसला है। जिस तरह से ये गोरखनाथ मंदिर में ये हादसा देखने को मिला था, ये हमला हुआ था, उसके बाद का ये जो आज का फैसला है, ये बड़ा फैसला है जी। इसके साथ साथ कुछ तारीख तय हुई है, तारीख मुकर्रर हुई, किस तारीख को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा मुर्तजा को? क्या मुर्तजा के वकील आगे किसी कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं क्या इस सजा को लेकर, इस फैसले को लेकर एटीएस कोर्ट के? देखिए शिवम, अगर बात करी जाए आगे की जो इनके वकील हैं, तो जिस तरह का जो ये आज फैसला सुनाया गया है, दोनों की बहस हुई थी, बहस होने के बाद ये एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अब फांसी की जो बात कर लिया जाए तारीख की, तो तारीख भी जो है तारीख का भी जल्दी ही ऐलान आज जो है कर दिया जाएगा जी। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए थे जब मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में जाकर बाकी से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था? 4 अप्रैल 2022 की घटना है। देखिए इसमें जो करीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद आज जो ये कोर्ट का एक फैसला है, ये बड़ा फैसला है। तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो गोरखनाथ मंदिर के जो आतंकी है, उसमें आतंकी मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर पर जिसने हमला किया था, 10 साल की सजा, माफ कीजिएगा, एक फांसी की सजा सुनाई गई है 10 महीने बाद। आतंकी मुर्तजा को 10 महीने बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। पीएसी के जवानों पर इसने बाकी से हमला किया था। 4 अप्रैल 2022 की घटना है, जहां पर पीएसी के जवानों पर हमला किए जाने के मामले में रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। वादी मुकदमा विनय कुमार मिश्रा के अनुसार गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर आरोपी ने अचानक बांके से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। उसका असलाह भी छीनने का प्रयास किया। उनका राइफल सड़क पर गिर गया। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नियत से उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान और उसके राइफल को उठाया। इस दौरान बाका लहराते हुए नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तजा पीएसी की पोस्ट की ओर दौड़ा था। इससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। इसके चलते बांका नीचे गिर गया। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया था। उर्दू भाषा में लिखी किताबें मिली थी मुर्तजा के पास से। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में विधि खिलाफ क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 40 की बढ़ोतरी की गई है। उधर ऋषिकेश के रायवाला में चल रही 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन चलने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को संगठन के साथ मिलकर किस तरह से प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाना, इस पर चर्चा की गई। अभय केंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभय, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई देहरादून में, क्या कुछ निकलकर सामने आया, कौन कौन शामिल हुआ? जी बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज ये कह सकते हैं कि अंतिम सत्र यहाँ पर चल रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से बीजेपी संगठन उत्तराखंड में काम कर सकता है, सरकार को कैसे मदद यहाँ पर दी जा सकती है, उन सब विषयों पर यहाँ पर बातचीत की गई है। इसके अलावा कई राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्य समिति में पास किए गए, जिसमें जोशीमठ के में जो सरकार की तरफ से काम किए गए वो बेहतर काम वहां पर हुए हैं। उसके लिए संगठन की तरफ से धन्यवाद आभार प्रकट किया गया। पूर्व में सरकार की तरफ से जो कानून बनाने के काम यहाँ पर किए गए उस पर सरकार का आभार प्रकट यहाँ पर किया गया। और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि अगले 1 साल के भीतर जो लोकसभा के चुनाव यहाँ पर होने हैं, उस लोकसभा के चुनाव में कैसे यहाँ पर जीत की हैट्रिक पाई जा सकती है, उसके लिए बीजेपी संगठन किस प्रकार से काम आगे करेगा, सरकार के साथ मिलकर कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो जन जन तक पहुँचानी है, उसको कैसे आगे प्रचारित किया जा सकता है, उन विषयों को लेकर यहाँ पर मंथन
मंथन हुआ है, जिम्मेदारी तय की गई है और ये कोशिश की जाएगी कि जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें जीत की हैट्रिक उसी रूप में यहाँ पर प्राप्त हो सके जिस भव्य जीत की कल्पना यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जाती है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हो प्रदेश के भीतर या लोकसभा के चुनाव हो देश भर के भीतर, उसमें बीजेपी कैसे बड़ी जीत हासिल कर सकती है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव है और कार्यकर्ताओं को जमीनी धरातल पर काम करने के लिए कहा गया है। जी, और जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो कुछ तय हुआ था है उसको एग्जीक्यूट करने का क्या रणनीति, क्या प्लान बनाया गया? जी बिल्कुल, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक में दिल्ली में तय किया गया था, उस बैठक के बाद जो प्रदेशों को जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों को पालन यहाँ पर बताने का काम प्रदेश प्रभारी की तरफ से यहाँ पर किया गया है। उसमें कह सकते हैं कि संगठन की जो जिम्मेदारियाँ होगी, यानी जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनके बीच में किस प्रकार से तालमेल बनाकर चलना है, संगठन सरकार के बीच में कैसे बेहतर तालमेल हो सकता है, उस विषयों को लेकर यहाँ पर मंथन हुआ, बातचीत हुई और उसके लिए बाकायदा कह सकते हैं कि टीमों का गठन यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा जो पन्ना प्रमुख हैं, जो यानी पार्टी की जो रीढ़ कही जाते हैं, जो जिनका धरातल पर काम होता है, बूथ स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां पार्टी की होती है, उनको कैसे मजबूत यहां पर बनाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहां पर हुआ। और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि प्रदेश कार्य समिति के बाद अब जिले स्तर की जो कार्य समितियां होंगी उनकी बैठक होगी, मंडल स्तर की कार्य समितियों की बैठक होगी और ब्लॉक स्तर तक जो पार्टी का जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। जो दिशा निर्देश हाईकमान की तरफ से दिए गए, उन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाएगा। खासतौर पर प्रचारित सरकार की जो उपलब्धियां, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उन विषयों को लेकर यहां पर बातचीत हुई और उसको लेकर एक रणनीति बनाने का काम इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में किया गया। जी, लेकिन इसके साथ ही अभी जो कार्य समिति में कुछ फेरबदल की बात, अटकलें कही जा रही थी शुरुआत में, कुछ फेरबदल हो सकता है, ऐसा कुछ सामने आया क्या? बिल्कुल, अभी तक तो कोई ऐसा परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूर्व के इस बार बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति यहाँ पर हुई है, इसमें युवा और अनुभवी दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला है, यानी दोनों का सामंजस्य यहाँ पर देखने को मिला और यही सामंजस्य आगे बना रहे। पार्टी का जो कार्यकर्ता वो उत्साहित होकर काम करे, जो ऊर्जा उसके भीतर पूर्व के चुनावों की जीत की है, वो ऊर्जा आगे और संचालित हो सके, आगे वो कड़ी मेहनत यहाँ पर कर सके ताकि पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो सके। जो अनुभवी नेता संगठन में है, उनका जो लाभ है और अनुभव का जो संगठन को मिलना चाहिए था, वो किस प्रकार से आगे लिया जा सकता, उन सब विषयों पर बातचीत यहाँ पर हुई है और एक रणनीति बनाने का काम यहाँ पर तय किया गया कि खासतौर पर लोकसभा चुनाव, यानी जो मिशन 24 बीजेपी लेकर चल रही है, उसको कैसे फतेह किया जा सकता है, उत्तराखंड की पांचों सीटों पर कैसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, उस विषय को लेकर यहाँ पर रणनीति बनी है। और ये देखना होगा कि बीजेपी का जो संगठन है, अब वो किस प्रकार से इस प्रदेश कार्य समिति की जो रणनीतियां हुई है, जो मंथन यहाँ पर हुआ है, जो रोड मैप यहाँ पर हुआ, उसे कैसे इंप्लीमेंट कर पाता है। क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे जो दायित्वों की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक दायित्व सरकार में नहीं बढ़ पाए। ऐसे में उन सब निराश कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित किया जा सकता है, वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अभी आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।